डॉक्टर के गले में एक इंस्ट्रूमेंट अक्सर आपने देखा होगा, इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। जब हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ाया करते तो वे बोलते कि कान में इस इंस्ट्रूमेंट को लगाओ, इसमें आपको वही सुनाई देगा जितना आपने इस ब्रेन में फीड किया है। कहने का मतलब ये कि हमारी आंखें वही देखती हैं, हमारे कान वही सुनते हैं जितना हम जानते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसके कुछ वीडियोज आए। हर किसी ने वो वीडियो देखा, लेकिन जिसको जितनी एविएशन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी थी उसने उसे वैसे देखा। फरवरी से जब हमने अपना जासूसी तंत्र डेवलप किया तो हमने कुछ चीज़ें फिगर आउट की भी। हजूर संत जी के साथ टॉर्चर हो रहा है एक तरह का। कुछ तो हमें जानकारी जेल सुपरिटेंडेंट के ड्राइवर के फादर ने दे दी और कुछ ओपन तौर पे दिख रही थी। जैसे आम कैदियों को फ़ोन की फैसिलिटी दी जाती है, भी आप अपने घर पे फ़ोन कर सकते हो हर रोज़। और जो जेल में रहे हैं उनको पता है, या जिनके घर का कोई व्यक्ति रहा हो उन्हें पता है इस फ़ोन कॉल की क्या इम्पोर्टेंस होती है। दूसरा होता है कि मिलना होता है, भी जेल में कोई मिलने आ जाए और समय पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो संत जी जब जेल गए तो पहले महीना 2 महीने शायद उनसे कोई मिलने नहीं गया, या यूं कहो भी जेल में उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया। दूसरा, उन्हें फोन की फैसिलिटी नहीं दी गई थी। 2017 निकल गया था, 2018 पूरा निकल गया था। न्यूज़ में ये बातें आ रही थी कि वो फ़ोन की फैसिलिटी मांग रहे हैं, लेकिन उनको फैसिलिटी दी नहीं जा रही है। तो हमने क्या किया, हमने मार्च 2019 में एक आरटीआई लगाई और इस आरटीआई से पूछा कि इनको फ़ोन की फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई है। तो यहाँ से क्या हुआ भी, सिस्टम घूमना शुरू हुआ। करते करते अगस्त 2019 आ गया। अगस्त 2019 में मुझे एक सूचना मिली। ये सूचना देने वाला वही शख्स था जिसने जून 2017 में मुझे सूचना दी थी कि डेरा की संगत में कईयों की मौत होगी और एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको सबसे पहले दी। अब ये व्यक्ति फिर से नई सूचना लेकर आया था कि जेल के अंदर जो संत जी हैं उनके साथ कोई घटना घटी है और इस घटना में उनके जो हाथ हैं वो जल गए हैं, या एक तरह से कहीं भी सूज गए हैं। जैसे हम कहीं भी पिलपिला हाथ होता है, इसमें पानी भर गया है और जख्म हो गए हैं, इस तरह से हो गया है। और ये कोई साधारण घटना नहीं है, भी आपको देखना चाहिए। अब जानकारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इधर से हमारे जासूस लगे थे, हर तरह की चीज जांच कर रहे थे, लेकिन इतना कंक्रीट हमारे पास अभी कुछ और आया नहीं था। हमें था कि हम कोर्ट जाएं, तो हम अजय प्रकाश सिंह जी को बोल रहे थे भी हमें कोर्ट जाना है, लेकिन वो इसी बात पे अड़े हुए थे भी आप कोई एविडेंस लेकर आओ। फिर हमने एक और वकील से संपर्क किया, पटियाला हाउस कोर्ट के दिल्ली में ही एक वकील थे, नाम था शायद रोहित। उन्होंने हमें कुछ कानून के तरीके बताए, लेकिन वो शायद हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं करते थे। तो हमने वही तरीके अजय प्रकाश सिंह जी को कहा भी आपकी जो भी फीस है हम देंगे, आप हमारी तरफ से पिटीशन फाइल करो। तो हमने सितंबर 2019 में एक पिटीशन फाइल की, शुरुआत में या अगस्त के एंड में ही, और ये पिटीशन मैंने खुद ड्राफ्ट की। जेल में जितनी भी घटनाएं हो रही थी ये सबको बेस बना के, जो जेलर के ड्राइवर के फादर ने हमें बताया था उसे भी बेस बनाया, और हमने पिटीशन ड्राफ्ट की और उसके साथ हमें चाहिए था एविडेंस। और जेल के खिलाफ आपको एविडेंस चाहिए, तो वो एविडेंस थोड़ा बहुत भी क्रेडिबल हो तो कोर्ट में उसकी मान्यता है, क्योंकि जेल के अंदर आप जा नहीं सकते आम आदमी होके, जो मतलब कोई गुनाह नहीं किया आपने तो आप जा नहीं सकते, तो आपको सुने सुनाई खबर भी कुछ हद तक एविडेंस बन जाती है। तो हमने 3 पुलिस वालों को अपने जाल में फंसाया और इन 3 पुलिस वालों से ये बयान ले लिया कि जेल के अंदर क्या घट रहा है, और उसमें जेल सुपरिटेंडेंट हजूर संत जी को प्रताड़ित कर रहा है, ये जानकारी ऑन कैमरा हमने ले ली।
और उसके बाद जब हमने रिट फाइल की, मैंने ही वो रिट फाइल की थी, तो ये रिट अप्रूव नहीं हुई क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन थे और अगर ये रिट लगती तो ऑब्वियसली वोट बैंक गिर जाता उस समय, तो ये रिट जैसे तैसे रुकी रही। और उसके बाद जैसे ये इलेक्शन खत्म हुए ये रिट चल पड़ी। 24 अक्टूबर 2019 सुबह 6 बजे तक हमें कोई इंटीमेशन नहीं दी गई भी ये रिट, ये जो हमारा केस है ये कौन सी तारीख को कब सुनवाई होगी। लेकिन 6:30 बजे सुबह अचानक से जानकारी आती है भी आज सुबह 10 बजे आपकी सुनवाई है। अब 6:30 बजे जानकारी आ रही है, वकील हमारा दिल्ली में है, मैं सिरसा में हूँ, तो कोर्ट कौन जाए चंडीगढ़ में 300 किलोमीटर दूर, और अगर फ्लाइट का भी इंतजाम करें तो भी 11-12 बजे से पहले पहुंचा नहीं जा सकता। और ऐसे में वकील को अगर किसी और कोर्ट में पहले से जाना है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब परिस्थिति ऐसी आ गई भी हम कोर्ट नहीं पहुंच सकते थे। तो हमारा एक साथी था चंडीगढ़ से, नाम था अशोक कुमार, और अशोक कुमार को हमने कहा भी आप कोर्ट जाइए और एडजर्नमेंट ले आइए, भी अगली तारीख ले आओ जी, हमें बहुत लेट पता चला। अब अशोक कुमार कोर्ट जाता है और जज का नाम होता है अमोल रतन सिंह। तो वो बोलता है जी ऐसा है कि शॉर्ट नोटिस पे हमें पता चला भी सुबह ही ये मैटर लिस्ट हुआ है, कल हमारे पास लिस्ट नहीं थी, तो इतने शॉर्ट नोटिस पे दिल्ली से वकील नहीं पहुंच पाए, तो आप हमें एडजर्नमेंट दे दो। उसी के पैरेलल डेरा की तरफ से कुछ आधा दर्जन वकील आ जाते हैं कोर्ट में। उनके पास एक वकालतनामा होता है, उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान लगा होता है और ये लिखा होता है भी ये हजूर संत जी मतलब डेरा प्रमुख का है, और उन्होंने ये वकील भेजे हैं भी ये केस हमें नहीं लड़ना, इसे खारिज किया जाए। मसलन ये है कि डेरा प्रमुख को खतरा है और ये बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बाहर कोई शायद प्लानिंग चल रही है या जेलर कोई प्लानिंग कर रहा है, और उसको लेके कोई बंदा कोर्ट पहुंचा है, तो डेरा प्रमुख क्यों कहेंगे कि मुझे ये केस नहीं लड़ना है। अब जो जज अमोल रतन सिंह थे उन्होंने डेरा के वकील से पूछ लिया भैया तुम्हें कैसे पता भी ये केस की रिट में क्या लिखा है, तुम्हारे पास कौन सा फाइल की कॉपी है, ये तो सरकार के खिलाफ लगाया गया है, डेरा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो नहीं लगाया गया, और डेरा प्रमुख के फायदे के लिए लगाया गया, तो फिर तुम्हें ऐतराज क्यों है और तुम्हें पता ही कैसे चला। तो आगे से वकील बोलता है भी जी हमने तो मीडिया में देख लिया, या फिर जब इस केस की सुनवाई नहीं हो रही तो मेंशनिंग हो रही थी, तो हमने मेंशनिंग के टाइम पे देख लिया और हमने डेरा प्रमुख से बात की, उन्होंने हमें ऑथराइज किया। अब जब कोर्ट ने वकालतनामा देखा तो उस पर अंगूठे का निशान था। उन्होंने वकील से पूछा भी इस पे तो अंगूठे का निशान है, क्यों डेरा प्रमुख पढ़े लिखे नहीं है, सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो एक वकील था वो बोलता है कि नहीं जी वो तो अनपढ़ है, वो साइन नहीं कर सकते। अब इतने में जो अशोक कुमार खड़े थे, हालांकि उनका सिर्फ इतना ही रोल था भी एडजर्नमेंट लेना, लेकिन उससे सहा नहीं गया क्योंकि वो भी डेरा फॉलोवर थे। उन्होंने कहा जी क्या बकवास है, डेरा प्रमुख इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, इतने गाने लिखे हैं, इतनी फिल्में लिखकर बना दी, वो अनपढ़ कैसे हो सकते हैं, उनको तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बागड़ी, हरियाणवी, मराठी, मलयालम इतनी भाषाएं आती। और जब ये बात हुई तो जस्टिस अमोल रतन सिंह कहने लगे भाई ये तो गंभीर मामला है, इसको शॉर्ट एडजर्नमेंट पर डालो, अगली पेशी पे सुनते हैं। जब इतनी बात हुई तो इसके बाद मीडिया में चीजें घूमने लगी और करते करते 30 अक्टूबर 2019 के दिन इसकी सुनवाई होनी थी। अब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और अब डेरा की तरफ से बड़े बड़े सीनियर वकील उतर आए थे और उनका कहना था भी ये पिटीशन खारिज की जाए और मेरे पे मतलब मोहित गुप्ता पे भारी जुर्माना लगाया जाए। एक व्यक्ति डेरा प्रमुख का भला मांग रहा है और डेरा प्रमुख की टीम ये कह रही है भी ये भला नहीं करना। अब सेकंड स्टेज जब आई तो एक नया वकालतनामा आया 30 अक्टूबर को, और ये नए वकालतनामा पे अब थंब इम्प्रेशन के साथ साथ सिग्नेचर भी था और जो रिट लगी थी उसका नंबर भी मेंशन था। अब यहाँ पे जस्टिस अमोल रतन सिंह ने एक नई चीज पकड़ी कि जो वकालतनामा था वो 30 अक्टूबर 2019 को ही साइन किया गया था
और 30 अक्टूबर 2019 को सुबह 10 बजे कोर्ट सुनवाई कर रही थी। तो जज ने पूछ लिया कि भाई आज ही तो 30 अक्टूबर है, 10 बजे हैं, तुम 10 बजे से पहले पहले जेल जाके वकालतनामा साइन करा के ले भी आए सुबह सुबह। अब यहां से ये क्लियर होगा भी ये वकालतनामा डेरा प्रमुख ने साइन नहीं किया है। कहने का मतलब भी सरकार और डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन मिलके काम कर रही थी। करते करते बहस हुई और बहस होते होते जस्टिस अमोल रतन सिंह ने इस बहस में अपना एक बयान खुद का जोड़ दिया कि फरवरी 2019 में मैं खुद इस जेल की इंस्पेक्शन करने गया था और मुझे डेरा प्रमुख मिले थे और वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने उनसे बातचीत की है। ये मैं अपना बयान कोर्ट के रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूं। तो ये बयान उन्होंने दिया। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो पिटीशन थी उसमें ऐसी घटनाओं का जिक्र भी था जो फरवरी 2019 के बाद घटी थी, लेकिन 1 घंटा लगभग बहस चली, बावजूद इसके जो जज था वो कन्विंस नहीं हुआ अब एक जेल में कुछ गलत हो रहा है। इतने में लंच ब्रेक हो गया और लंच ब्रेक के अंदर मुझे 30 अक्टूबर 2019 का अखबार मिला। इस अखबार में खबर छपी थी कि सुनारिया जेल में 1 दिन पहले एक कैदी की हत्या की गई है। अब जैसे ही लंच ब्रेक के बाद कोर्ट दोबारा लगी तो हमने वो अखबार जज की टेबल पे रख दिया। अभी आप तो कह रहे हो जेल में कुछ नहीं हो रहा, कल ही तो मर्डर होके हटा है। अब हमने एक ग्राउंड और लिया था कि थोड़े टाइम पहले जून 2019 में आई थिंक डेरा का एक फॉलोअर था या कहें जिम्मेवार जो स्टेट लेवल का था, उसका मर्डर हुआ था पंजाब की जेल में। उसका नाम था महेंद्र पाल बिट्टू और इसका एक केस से संबंध था बरगाड़ी बेअदबी कांड के नाम से, जो धर्म ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी बेअदबी से संबंधित केस था। तो हमने कहा भी जब हाई सिक्योरिटी जेल नाभा जेल में मर्डर हो रहा है तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं जेल में, तो आप एटलीस्ट वेरीफाई तो करो हमारे सामने भी डेरा प्रमुख सही है, हमारी तसल्ली कराओ भी हम भी उनके फॉलोवर हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे उनके फॉलोवर हैं। लेकिन जब ये चीज आई सामने कि 1 दिन पहले ही मर्डर हुआ है तो मजबूरन कोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ा। अब कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन तो जारी कर दिया, उसके बाद मीडिया में बवाल हो गया। अब हमारे वकील साहब कोर्ट में बोलने में कितने माहिर हैं पता नहीं, लेकिन मीडिया में बोलने में बहुत माहिर थे। अब कोर्ट में जो नहीं हुआ था वो बाद में होने लगा। बाद में क्या होने लगा भी जस्टिस अमोल रतन सिंह कोर्ट में ये बयान तो दे गए कि मैं फरवरी 2019 में गया था सुनारिया जेल और वहां मैंने डेरा प्रमुख से मुलाकात भी की थी और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मुझे फोन की फैसिलिटी दी जाए और मैंने वो फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी थी। लेकिन वो ये भूल गए कि भी 18 मार्च 2019 की आरटीआई रिप्लाई में ये लिखा हुआ है कि डेरा प्रमुख को फोन की फैसिलिटी नहीं दी गई क्योंकि डीजीपी हरियाणा से एनओसी नहीं मिला। अब यहां जब ये बात आई तो 30 अक्टूबर के ऑर्डर में जो फरवरी की तारीख है वो मार्च बन गई। फिर क्या था, अब केस हरियाणा सरकार के खिलाफ था और जांच का आदेश भी हरियाणा सरकार को ही दिया गया था। तो ऐसे में कोर्ट को लगा कि भाई अगली बार ये आएंगे तो बोलेंगे भैया आरोपियों से ही जांच करवा रहे हो, तो ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, हमारी तसल्ली तो नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि सुनवाई के बाद ऑर्डर में ये भी लिख दिया भी सेशन जज रोहतक को ऑर्डर दिया जाता है कि वो जेल जाके डेरा प्रमुख का बयान लेकर आए और ये बयान कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाकर दें। तो ये सारा कुछ हुआ और 6 नवंबर 2019 को इस रिट का फैसला होना था। अब इसमें जो बयान आया डेरा प्रमुख का और सेशन जज रोहतक ने जो बयान जमा करवाया, उस बयान की कॉपी हमें नहीं दी गई। ये बयान सरकारी वकील लेकर आया था, ये किसी सील्ड कवर में नहीं था और ये बयान
सरकारी वकील ने ही अपने हाथ से कोर्ट को दिया, ये हमने देखा कोर्ट में। और कोर्ट ने वो बयान पढ़ना शुरू किया। उस बयान को आप भी पढ़िए और अपने किसी संगी साथी वकील को जरूर दिखाइए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बयान श्री गुरमीत राम रहीम सन ऑफ श्री मगर सिंह, एज 52 साल, हाल पता जिला जेल सुनारिया। बयान किया कि मैं 25/8/2017 से जिला जेल रोहतक में बंद हूं। जिस बैरक में मैं रहा हूं वहां पर 4 अन्य कैदी भी रह रहे हैं। मैं उस बैरक की 4 दीवारी के अंदर एक अस्थाई अधीक्षक, 3 अस्थाई उप अधीक्षक जो कि अन्य जेल से भेजे हैं, जो कि अन्य जेल से होते हैं, 3 सहायक और उप सहायक अधीक्षक, 3 हवलदार और 6 सिपाही राउंड द क्लॉक यानी ड्यूटी पर रहते हैं। मेरे को जेल में अंदर किसी तरह की सुरक्षा का खतरा नहीं है। जेल और पीजीआई के डॉक्टरों द्वारा मेरी समय समय पर जांच होती रहती है, उससे मैं संतुष्ट हूं। जब से मैं इस जेल में रह रहा हूं तब से इस जेल में कोई गैंगवार जो मेरे मुतल्लिक हो ना हुई है। मैं किसी डॉक्टर मोहित गुप्ता को नहीं जानता। जो भी केस डॉक्टर गुप्ता द्वारा हाई कोर्ट में डाला गया वह मेरी हिदायत से नहीं डाला गया। मुझे अन्य कैदियों की तरह वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दी जाए। अब इस बयान में देखना क्या है। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुद ये बयान रिकॉर्ड कर रहा है और उसके मुताबिक ये बयान उसने खुद लिखा है। अब एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऐसा बयान लिख रहा है जिसमें वो खुद ही नियम नहीं मान रहा है। पहला नियम क्या कि जब बयान जिसका लिया जाए उसकी आइडेंटिटी पूरी दी जाती है। इसमें नाम लिखा है श्री गुरमीत राम रहीम, जबकि डेरा प्रमुख का कानूनी नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। दूसरा, अमूमन जब आप बयान दर्ज कराएंगे कोर्ट में तो ज्यादातर बयानों में मतलब दादा का नाम भी लिखा जाता है, जो इसमें नहीं लिखा गया। तीसरा, बयान में कहीं भी फालतू स्पेस नहीं दिया जाता भी जहां पे कोई नई लाइन बाद में ऐड की जा सके। और चौथा, भी उसमें कोई कटिंग नहीं होती, मतलब कहीं भी कटिंग नहीं होती। अगर कहीं कटिंग हो जाए तो वहां पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं, भी इस कटिंग को मैंने किया है, तो वहां सिग्नेचर करने पड़ते हैं। अब इस बयान में आपको मिलेगा, अभी अलग अलग जगहों पे जगह छोड़ी गई है जहां पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा जा सकता है बयान लिखने के बाद। और इसमें कटिंग भी की गई है और कटिंग के पास कोई सिग्नेचर नहीं किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी, जो बयान होता है उसके हर एक पेज पे बयान देने वाले के और बयान लेने वाले के दस्तखत होते हैं। लेकिन जो पहला पेज है बयान का, इस पे ना बयान देने वाले के दस्तखत हैं ना बयान लेने वाले के दस्तखत हैं। अगले पेज पर जब आप आएंगे तो अगले पेज पे आपको अजीब लगेगा जहां ये लाइन जोड़ी गई कि मुझे अन्य कैदियों की तरह वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दी जाए। इंटरेस्टिंग ये है कि जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सागवान अपने एक मीडिया इंटरव्यू में बताते हैं, उसने 29/7/2019 को अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए इमरजेंसी पैरोल मांगी। और वो जेल में कब आए थे? वो 17 में 2017 में। 25 अगस्त 2017 को। अच्छा, उसके कितने दिनों बाद उन्होंने पैरोल की अप्लाई किया? आपने 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो जबकि आम कैदी 1 साल के बाद पैरोल का हकदार हो जाता है। जी। उसके बाद उसने दूसरी पैरोल मांगी 30/10/2019 को। उसकी माँ बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो मैंने मेरी कलम से रिजेक्ट की। उसके बाद उसने पैरोल मांगी बीमार माँ की 20/4/2020 को, वो मैंने मेरी कलम से रिजेक्ट की है। कि 30 अक्टूबर 2019 को डेरा प्रमुख ने इमरजेंसी पैरोल मांगी थी, लेकिन उन्हें पैरोल मैंने नहीं दी। और जब 4 तारीख को सेशन जज उनसे बयान लेने आया तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पैरोल चाहिए, मुझे
मुझे जो जेलर है वो पैरोल नहीं दे रहा, मेरी इमरजेंसी है, मुझे वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दी जाए। आपको अजीब लगेगा। चलो इसके आगे आइए। इसके आगे आपको नीचे साइन दिखाई देंगे डेरा प्रमुख के, और दूसरी तरफ एक सिग्नेचर और दिखाई देंगे। ये सिग्नेचर किसके हैं, इसका कोई डेजिग्नेशन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जब आप कोर्ट में कोई बयान जमा करा रहे हैं तो आपके सिग्नेचर के नीचे आपका नाम, आपकी पहचान लिखी जाती है, और अगर आप सरकारी हैं, किसी पोस्ट पे हैं, तो आपकी पोस्ट का डेजिग्नेशन या फिर आपका आईडी नंबर। तो आमतौर पे जब जज कोई बयान दर्ज कराता है तो जज का आईडी नंबर लिखा जाता है। अगर आपको ना यकीन हो तो कोर्ट का, किसी भी सेशन कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी ऑर्डर निकालें तो जज के हर ऑर्डर पे आपको साइन मिलेंगे और उसके नीचे आपको जज का नंबर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इस सिग्नेचर के नीचे किसी का नाम नहीं है, किसी का डेजिग्नेशन नहीं है, कोई नंबर नहीं लिखा गया आईडी का। लेकिन जब यही जज इंग्लिश में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है तो उस रिपोर्ट पे जो सिग्नेचर कर रहा है वो सिग्नेचर इस सिग्नेचर से अलग है। इसका मतलब ये बयान डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहतक ने रिकॉर्ड किया ही नहीं। इसीलिए इस बयान को दर्ज करने वाले को नियम नहीं पता थे भी बयान कैसे दर्ज किया जाता है। इसीलिए यह बयान सील्ड कवर में ना आके सरकार द्वारा आया। मतलब जो सेशन जज रोहतक ने बयान दर्ज किया वो बयान कोर्ट में कभी पहुंचा ही नहीं। और इतनी कमियों के बावजूद ये बयान अदालत में पहुंचा और फिर भी इसे मान्यता देके 50,000 का जुर्माना लगाया गया। अब इस बयान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बयान को पढ़ के आपको ये लगेगा कि दूसरे पेज पे सिर्फ एक लाइन लिखी गई होगी कि मुझे अन्य कैदियों की तरह वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दी जाए, और ये कह के साइन करवा लिए गए होंगे। और उसके बाद पहला पेज और पहले पेज की आखिरी लाइन दूसरे पेज पे लाके जोड़ दी गई और ये बयान कोर्ट को दे दिया गया। अब जब ये मुझे रिपोर्ट मिली सारी, क्योंकि हमें कोर्ट के अंदर भी नहीं दी गई और कॉपी ब्रांच से भी बहुत देर में मिली, तो इसमें कुछ नई चीजें निकल के आई। पहली ये भी बयान के अनुसार जेल में डेरा प्रमुख के अलावा 4 अन्य कैदी हैं, लेकिन जो अलग रिपोर्टें जमा की गई उसमें डेरा प्रमुख के अलावा 5 कैदी हैं एक्स्ट्रा। तो ये एक कैदी एक्स्ट्रा है या नहीं है, ये कोर्ट के अंदर बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तिनका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रोहतक की दाढ़ी में भी था, सुनील सागवान की दाढ़ी में भी था और जस्टिस अमोल रतन सिंह की दाढ़ी में भी था। 23 अक्टूबर 2019 को जब इसकी सुनवाई हुई भी नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने उसी टाइम इस मामले की रिपोर्ट मांग ली थी। किससे? सुनारिया जेल से। और उन्होंने इस रिपोर्ट की कॉपी भी दर्ज करवाई इस अपनी रिपोर्ट के साथ। इस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को भी डेरा प्रमुख से जेल में मुलाकात की थी और उनसे सब कुछ जानना चाहा था। लेकिन तब भी इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि डेरा प्रमुख ने 30 अक्टूबर को इमरजेंसी पैरोल जेलर से मांगी थी और जेलर ने देने से मना कर दिया। मतलब ये कि 30 अक्टूबर 2019 को जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, 31 अक्टूबर को सेशन जज रोहतक जेल जाता है और ये भांपने की कोशिश करता है भी क्या डेरा प्रमुख का रुख मोहित गुप्ता की तरफ है या नहीं है। और वो जब ये भांप जाता है तो वो 4 तारीख को दोबारा आता है बेस बना के कि भाई अब मैं ये बयान डेरा प्रमुख से ले आता हूँ। इसे दूसरी भाषा में समझिए कि क्योंकि 30 अक्टूबर की सुनवाई में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर ओपन कोर्ट में नहीं सुनाया था, भी सेशन जज बयान लेके आए। मतलब 31 अक्टूबर को सेशन जज पहले सब कुछ पता करता है, सारी व्यवस्था चेक करता है, उसके बाद हाई कोर्ट को सूचित करता है और फिर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में ये चीज ऐड कर देती है और 4 तारीख को सेशन जज ये बयान लेके आता है। और किस तरह से ये बयान हाई कोर्ट हम तक पहुंचने नहीं देती, इस पे हमें आर्गुमेंट करने नहीं देती और फटाफट फाइन लगाने की जल्दी करती है और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करती है ताकि मीडिया में चीजें उठें
और मीडिया क्या ही कहे, मीडिया को तो कुछ भी कह दो वही कम है। तो उन्होंने तो फिर जिसकी खाएंगे बाजरी उसी की हाजिरी भरेंगे, तो वो उनकी हाजिरी भरने लगे। अब यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि डेरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जेल प्रशासन, हरियाणा सरकार या जेल विभाग, पीजीआई हॉस्पिटल, जेल के डॉक्टर, सेशन जज रोहतक और हाई कोर्ट का जस्टिस अमोल रतन सिंह, अभी सिर्फ अमोल रतन सिंह तक ये कहानी रखते हैं, ये इस चक्रव्यूह का हिस्सा है कि डेरा का कोई भी सदस्य, कोई भी अनुयायी डेरा प्रमुख से संपर्क ना साध पाए। ये पूरा प्रपंच उस तरीके से रचा गया। अब हमें ये तो समझ में आ गया भी जेल में कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है और इस गड़बड़ को छिपाने के लिए पूरी सरकार लगी है और सरकार के साथ एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है। अगर सरकार फंसेगी तो डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन उसे बचाएगी और अगर एडमिनिस्ट्रेशन फंसेगी तो सरकार बचाएगी। इन दोनों को सेशन कोर्ट रोहतक बचाएगी और सेशन कोर्ट रोहतक को हाई कोर्ट बचाएगी। मतलब एक ऐसी साजिश पे कहीं काम चल रहा है जिसमें ये सारे आपस में मिले हुए हैं। ये साजिश क्या है? यहां से कहते हैं स्मेल, सेंस ऑफ क्राइम दिखने लगा था। तो ये था कोल्यूजन, जो एक आने वाली घटना का संकेत था। क्योंकि साजिशों में इत्तेफाक नहीं होते, इस सारे घटनाक्रम की आड़ में एक और घटनाक्रम चल रहा था। 30 अक्टूबर 2019 को हमारी सुनवाई होती है, 1.5-2 घंटा बहस होती है और इसी दिन ये तय होता है कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अचानक से 2 साल बाद डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन पे जो केस चल रहा होता है जिसमें देशद्रोह की धारा लगी होती है, वो धारा अचानक से सेशन कोर्ट पंचकुला हटा देती है और फिर 6 नवंबर जिस दिन हमारा फैसला होना था रिट का, उसी दिन हनीप्रीत की रिहाई हो जाती है। और यहां से मैंने अपनी सोच का दायरा बदल लिया। अब मैं 25 अगस्त 2017 से पहले के घटनाक्रम की बजाय आगे होने वाली घटनाओं को देखने लगा कि क्या होने वाला है और उससे पहले होने वाली घटनाओं को जोड़ने लगा, जिससे मेरे सामने पिक्चर क्लियर होने लगी। रणजीत सिंह हत्या मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। दोषी गुरमीत सिंह को सजा सुनाने वाले पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के जज सुशील गर्ग को मोहित नाम के शख्स ने धमकी भरा पत्र लिखा है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा बताते हुए डेरा समर्थक डॉक्टर मोहित गुप्ता ने एक याचिका डाली है। सुर्खियों में बने रहने वाले डॉक्टर मोहित गुप्ता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शाह सतनामपुरा की पूर्व महिला सरपंच खुशपाल इंसा ने डॉक्टर मोहित गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। ठीक है, हम इसके खिलाफ जल्द से जल्द अरेस्ट और जो भी एविडेंस है वो ले आके अरेस्ट करने की उन्होंने कहा कि जल्द ही मोहित गुप्ता को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। सरसे तो जी डॉक्टर मोहित गुप्ता ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ।